नमस्कार साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं साहित्यकार योग के बारे में। साहित्यकार योग किसी जातक की कुंडली में बहुत ही महत्वपूर्ण योग होता है। यह जरूरी नहीं कि यदि कुंडली में साहित्यकार योग बना हुआ है तो वह कोई कवि ही हो या कोई साहित्यकार ही हो या कोई वो उच्च कोटि का लेखक हो। नहीं, यदि जिसकी कुंडली में साहित्यकार योग बना हुआ है वह एक उच्च कोटि का विचारवान पुरुष हो सकता है। वह उच्च कोटि का एक समाज में प्रतिष्ठित व्यक्तित्व वाला जातक हो सकता है, क्योंकि साहित्यकार योग वाला जातक का जो मस्तिष्क होता है वह बहुत ही एब्रोड होता है। उसके जो विचार होते हैं वह संकीर्ण विचार नहीं होते, बल्कि उसके जो विचार हैं वह विस्तारवादी समाज सुधारक वाले विचार होते हैं। तो इसके लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार हैं, कौन सा भाव साहित्यकार योग के लिए जिम्मेदार है? तो मेरे जातकों, साहित्यकार योग के लिए सर्वप्रथम लग्न और लग्नेश का मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि लग्न और लग्न अधिपति दोनों मजबूत हैं तो जातक के जीवन में कभी ना कभी साहित्य करने का अंकुर अनायास ही फूट पड़ता है। अब दूसरी बात आती है चंद्रमा की। यदि चंद्रमा अच्छी स्थिति में है तो जातक अच्छा लिखने वाला होगा, उसकी लेखनी में वो जादू होगा। अगर उसको कोई पढ़ेगा, उसको सुनेगा, वह उसी का हो जाता है। इसलिए साहित्यकार योग में जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वह चंद्रमा का ही है। यदि चंद्रमा अच्छी स्थिति में है तो उसके पास अनायास ही शब्दों का ऐसा ताना बाना होगा कि वह जो लिखेगा वह जो समाज है, वह जो जनता जनार्दन है, उनके सीधे दिल पर वार करेगा, उनके दिल में एक घर बना लेगा। अब बात आती है साहित्यकार योग के लिए कौन सा भाव या कौन सा ग्रह जिम्मेदार है। जातकों, साहित्यकार योग के लिए तृतीय भाव जिम्मेदार है। यदि तृतीय भाव का संबंध शुक्र और बुध से हो जाए तो जातक कहीं ना कहीं साहित्यकार होता है, साहित्य में को लिखने में रुचि दिखाता है। तो तृतीय भाव का मजबूत होना भी साहित्यकार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और वहीं यदि गुरु बृहस्पति और शुक्र इन दोनों का आपस में संबंध हो जाए, अंतर संबंध हो जाए या एक दूसरे की दृष्टि पड़ जाए तो जातक उच्च कोटि का महाकवि होता है और वह कवि बहुत ही ज्ञानवान यानी कि ज्ञान के सागर में डुबकी लगाने वाला होता है। उसके पास इतना ज्ञान होता है कि जो उसके संपर्क में होता है वह भी ज्ञानी हो जाता है। तो ये साहित्यकार योग अपने आप में बहुत श्रेष्ठ योग है। यह केवल साहित्य लिखने के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि जातक को एक विचारमान समाज सुधारक बनाने के लिए भी बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है। जितने भी समाज सुधारक हुए हैं, जितने भी आंदोलनकारी हुए हैं या समाज में एक नया आयाम देने वाले हुए हैं, उनकी कुंडली में यह योग अवश्य ही देखने को मिलता है। अब हम बात कर रहे हैं कि साहित्य के एक महान कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर की कुंडली के द्वारा हम यह विश्लेषण करेंगे कि आखिरकार साहित्यकार जो योग होता है वह कितना महत्वपूर्ण और किस प्रकार से विश्लेषित किया जाता है किसी कुंडली में। तो जो हमारे कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर, इनकी जो कुंडली है वह मीन लग्न की कुंडली है। जातकों, मैं आपको यह अवगत कराता चलूं कि ज्यादातर जो स्त्रीकारी लग्न है, कर्क लग्न हुई या मीन लग्न हुई, वृषभ लग्न हुई, ये सभी लग्न प्रमुखतः है जो कवि हैं, जो लेखक या साहित्यकार हैं, उनकी कुंडलियों में देखी गई है। तो ये निष्कर्ष निकलता है, हालांकि यह किसी साहित्य में लिखित नहीं है, लेकिन यह जो महान ज्योतिषी हैं उनके द्वारा मुखरित है कि जो ये लग्न होती हैं, स्त्री लग्न वाली जो जातक होते हैं, उनमें साहित्य का जो अंकुर होता है वह ज्यादा फूटता है, यानी कि वह ज्यादा प्रखर होते हैं साहित्य को लिखने में। तो हमारे ये जो गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, इनकी मीन लग्न की कुंडली है और मीन लग्न में स्वयं चंद्रमा विराजमान है, यानी कि गुरु बृहस्पति की राशि में चंद्रमा केंद्र में विराजमान है। तो चंद्रमा के अनायास ही प्रबल होने से इनके अंदर, इनके मन में
गाने का, कविताओं करने का शौक या अंकुर स्वतः ही फूट पड़ता था। अब हम बात करते हैं तृतीय भाव में। तृतीय भाव में मंगल, जो कि पराक्रम भाव में है और मंगल पराक्रम के लिए ही जाना जाता है, और वहीं किसकी राशि में? शुक्र की राशि में। और शुक्र कहाँ बैठा हुआ है? मंगल के ही राशि में बैठा हुआ है। यह अंतर संबंध कितना अद्भुत है। यानी कि द्वितीय भाव वाणी का भाव, जिससे कविता का गान होना है, उसमें तृतीय भाव का स्वामी बैठा हुआ है, और द्वितीय भाव का स्वामी तृतीय भाव में जाकर के बैठा हुआ है, जो कि कविताएं लिखने का, साहित्य लिखने का भाव है। तो ये दोनों जो अंतर संबंध हैं, ये है गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर के जीवन में। रविन्द्रनाथ टैगोर के जीवन को पूरे साहित्य के चारों ओर बनाने वाला हो गया। यानी कि यह बिल्कुल मुखरित होता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर एक कालजयी कवि थे। कौन नहीं जानता इस बात को। और वहीं पंचम भाव में गुरु उच्च के होकर के, और इसके स्वामी केंद्र में चंद्रमा, उस पर गुरु की दृष्टि, कितना अद्भुत अंतर संबंध लग्न और पंचम भाव का। ऐसी स्थिति में जातक क्यों ना सर्वश्रेष्ठ कवि हो। इसमें जो मैंने सभी सूत्र बताए वह सारे के सारे फलीभूत हो रहे हैं। और शनि षष्ठम भाव में बैठ करके विपरीत राजयोग बना रहा है द्वादश भाव से। ऐसी स्थिति में जातक बहुत ही श्रेष्ठ कविताएं करने वाला होता है, बहुत ही श्रेष्ठ लिखने वाला होता है। इस प्रकार से ये जो साहित्यकार योग है, यह एक ऐसे व्यक्तित्व को जन्म देता है जिसमें ज्ञान, जिसमें विचार, जिसमें लेखनी, जिसमें जनार्दन, जनता का प्यार, सब कुछ समाहित होता है। इसलिए ये जो साहित्यकार योग है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण योग है। इसको आप हम अपनी कुंडली में विश्लेषित करेंगे और देखेंगे कि साहित्यकार योग की कितनी जो सूत्र हैं वह हमारी कुंडली में फलित होते हैं। नमस्कार।